नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। दिल्ली हिंसा पर एक्शन में आई गृह मंत्री अमित शाह। 22 एफआईआर दर्ज, 200 उपद्रवी हिरासत में। योगेंद्र यादव जल्द होंगे गिरफ्तार। ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा के बाद किसान नेताओं का हौसला हुआ पस्त। 1 फरवरी का किसानों का संसद तक मार्च होगा रद्द। लाल किले की घटना पर विपक्ष की राजनीति। दिल्ली में बिगड़ी स्थिति पर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कृषि कानूनों को वापस लेने की कही बात। गणतंत्र दिवस पर भड़की हिंसा का मामला पहुंचा यूएन। केंद्र सरकार ने कहा, अंदरूनी मामले में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कंगाल पाकिस्तान विश्व बैंक के सामने फैला रहा झोली। 12 अरब डॉलर की कर्ज की जता रहा उम्मीद। नजर डालते हैं पहली खबर पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। मामले में अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि किसानों के फर्जी नेता योगेंद्र यादव पर भी गाज गिरी है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। डॉक्टर मनीष, जिस तरीके से किसान नेताओं ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है, उसके बाद अमित शाह की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इनके पल्ला झाड़ने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यही लोग थे जो लगातार सरकार के सामने ये मांग रख रहे थे कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। यही वो नेता हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ, जिन लोगों ने उस करारनामे पे दस्तखत किया था जिसमें 37 शर्तों के साथ दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई थी। अब जब इन लोगों ने वादा तोड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी, जो हिंसा भड़की है और जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान हुआ है, जिस तरीके से इन लोगों ने लाल किले के अंदर जाकर तोड़फोड़ की है, जिस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया है, तो ये लोग तो जिम्मेदार होंगे ही। और अच्छी बात यह है कि तमाम 40 किसान नेता, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये तमाम लोग जो अब तक नेतागिरी कर रहे थे, अब ये कानून के शिकंजे में फंस गए। मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं, क्योंकि इनके ऊपर 307 का भी मामला दर्ज कराया गया है, डकैती का भी मामला दर्ज कराया गया है, सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ने, उसको खत्म नष्ट करने का भी ये लगाया गया है, ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। तो धाराएं काफ़ी गंभीर है और इसलिए ये उम्मीद करनी चाहिए और ये देश की जनता भी चाहती है कि ये तमाम फर्जी किसान नेता जल्द से जल्द तिहाड़ जेल के अंदर जाए। जी, जिसका सीधा मतलब यह है कि गृह मंत्री अमित शाह अब एक्शन में आ गए हैं और अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो इन उपद्रवियों को ढूंढ कर पकड़ेंगे। अब उधर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद किसान संगठनों का हौसला पस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान संगठनों द्वारा 1 फरवरी को संसद तक मार्च का जो ऐलान किया गया था, उसे अब रद्द किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस फैसले से अब तक 2 किसान संगठनों ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए हैं। दरअसल 1 फरवरी को ही संसद में बजट पेश किया जाता है और किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि हजारों की संख्या में किसान पैदल ही प्रदर्शन स्थल से संसद भवन तक मार्च करेंगे। डॉक्टर मनीष, अब किसानों का हौसला तो पूरी तरह से पस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ पर हौसला तो पस्त हुआ ही है, साथ ही साथ जब ये पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है, जब इनको ये डर सताने लगा है कि अमित शाह की पुलिस, सीआरपीएफ और अलग अलग एजेंसियां इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने वाली है, तो इनके होश फाख्ते हो गए हैं और अब ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन शुरू से ही फर्जी तरीके से इसे लॉन्च किया गया था। इसके पास कोई दलील नहीं थी, अफवाहों के आधार पे ये आंदोलन किया जा रहा था सरकार के खिलाफ कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब आपको आंदोलन चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए खालिस्तानी संगठन, पाकिस्तान, चीन से इनके पास पैसे भी आने लग गए। और अब जब ऐसा लग रहा है कि पुलिस इनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करेगी। तो इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी तो बदली ही है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे अब एक किसान संगठन ये कह रहा है कि ये सारी जो गड़बड़ियां हुई दिल्ली के अंदर उसके लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार है। फिर इन लोगों ने जब इनको परमिशन दी गई थी उसके बाद इन्होंने कहा था कि 1 फरवरी को ये लोग पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अब इन लोग ने अब सोचा है कि इनफैक्ट इसकी घोषणा भी कर दी गई है कि 1 फरवरी को अब कोई भी किसान रैली पार्लियामेंट के आसपास भी, और मैं आपको बताऊं कि जो चश्मदीद जो 3 जगह पे जो आंदोलन चल रहे थे, अब वहाँ पे न कोई किसान नेता है, न कोई ज़्यादा संख्या में किसान है। गाज़ीपुर में तो बिल्कुल वो खाली सा ही दिख रहा है, और बाकी जगहों पे भी जो लोग भाड़े के ऊपर आए हुए थे, पैसे लेकर के वहाँ पे पहुँचे हुए थे, ये सब अपने अपने घर जा चुके हैं। तो हौसला पस्त हुआ है, आपस में फूट हुई है, और ये किसान आंदोलन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ डेड। जिसका सीधा मतलब यह है कि किसान नेताओं ने फर्जी तरीके से किसान आंदोलन शुरू तो किया, लेकिन अब जब मामला इतना बिगड़ गया तो उन्हें संसद भवन तक मार्च निकाले जाने के उनके फैसले को रद्द करना पड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर लाल किले की घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर दोष मढ़ा है। वहीं लेफ्ट और मायावती ने भी हंगामे के बाद केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगड़ने दिया है। डॉक्टर मनीष, ये अब राजनीति क्यों इस पर शुरू हो गई है? देखिए, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनकी हालत वही हो गई है जो मुहावरा है, न घर के रहे न घाट के रहे। क्योंकि इन लोगों ने इन किसान संगठनों, इन फर्जी नेताओं के कंधों पर रख के मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी सामने आ गई थी, अमरिंदर सिंह इसका समर्थन कर रहे थे, लेफ्ट पार्टी समर्थन कर रही थी। दरअसल ये इनके ही संगठन, किसान संगठन थे, इनके ही लोग थे जो जहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। फिर राजनीति करना था तो इसमें अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़ा। गाजीपुर के पास जब यूपी के किसान आने लग गए तो अखिलेश यादव भी कूद गए। तो सारे लोग इन किसान संगठनों के जरिए मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए थे। लेकिन अब इन सभी का मुंह काला हो गया है, क्योंकि राजनीति अगर इन्हें अच्छे तरीके से करनी थी तो इन्हें खुद मैदान में कूद के सामने आकर के मोदी सरकार का विरोध करना था। चूँकि इनके हाथ में कोई नियंत्रण नहीं था और लाल किले की घटना घट गई, दिल्ली में दंगा जैसी स्थिति बन गई, इसलिए अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि अपने आप को इस तरह के बयानबाजी के साथ इस पूरे मसले से विड्रॉ कर ले। रही बात कानून को वापस लेने की, तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कानून वापस नहीं होंगे और ये वापस अब नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा फैलाई गई, उसमें अब विपक्ष के पास जब कुछ नहीं बचा तो केंद्र सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा का मामला यूएन तक पहुंच गया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान उग्र हुए प्रदर्शन पर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, लोगों के जमा होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का सम्मान करे, लेकिन मोदी सरकार ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि ये भारत के अंदरूनी मसला है और इस पर किसी तरह की बयानबाजी या हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर मनीष, यूएन तक ये मामला पहुंचा, यूएन को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसके ऊपर। देखिए, ये स्ट्रेटजी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये वामपंथी, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो लुटियन गैंग है, ये एक इंटरनेशनल रैकेट का एक हिस्सा है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, हिंदुस्तान में जब कोई भी सफलता हम पाते हैं, तो किस तरह से हिंदुस्तान का मजाक विदेश के मैगजीनों में, वहाँ के अखबारों में उड़ाया जाता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन यहाँ कोई भी छोटी सी भी घटना घटती है तो किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये तमाम ये जो लेफ्ट कबाल के जो लोग हैं, ये लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये भी हमने पहले देखा है। अब यहाँ पे जब ये इनका मुंह काला हो गया, इनकी करतूतें सामने आ गई, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए,
तो भारत सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए इन लोगों ने एक नया शगुफा छोड़ा। दरअसल जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी है, उनके प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर रोज ही होता है, और इस मौके पे जबकि ये कोई मुद्दा, ऐसा नहीं कि वो इस मुद्दे पे कोई बयान देने के लिए आए थे, जब उन्होंने अपना नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद एक पत्रकार के जरिए इस लेफ्ट लिबरल कबाल ने ये सवाल पूछवा लिया कि भारत में इस तरह की स्थिति बन गई है, तो वो बिना जानकारी के, मैंने उस पूरे बयान को मैंने सुना है, तो उससे साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें लाल किला में क्या हुआ, आरटीओ चौक पे क्या हुआ, किस तरीके से दिल्ली पुलिस की पिटाई की गई है, और ये किसान आंदोलन नहीं, ये दंगाई और आतंकवादी थे, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने एक, इसको कह सकते हैं, बड़ा कैजुअल सा एक रिमार्क दे दिया। उन्हें लग रहा होगा कि जो 2 महीने से जो चला आ रहा है वो वही स्थिति होगी, तो उस पर उन्होंने ये कह दिया कि भारत की सरकार को प्रदर्शन करने के अधिकार, विरोध करने के अधिकार और असेंबल होने के अधिकार के बारे में सचेत रहना चाहिए। शायद यूएन में बैठे उन अधिकारियों को, उस प्रवक्ता को ये पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान के स्टेट के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है, हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान किया है, और इसलिए भारत की सरकार की तरफ से 2 टूक ये बात कही गई कि आपको अगर पूरी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारे इंटरनल मसलों के ऊपर कोई नाक नहीं घुसड़ना चाहिए, आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, ये बयान कंडेम करने लायक है। जी, यानी कि रणनीति के तहत यूएन में इस मुद्दे को उठाया गया जिससे मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अब विश्व बैंक के सामने झोली फैलाई है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगले 5 साल में उसे $12 अरब का कर्ज मिल जाएगा। ट्रिब्यून पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई में इस नई साझेदारी रणनीति के तहत पाकिस्तान को ये मदद मिल सकती है। इससे पहले हाल में पाकिस्तान ने फातिमा जिन्ना पार्क को गिरवी कर 500 अरब रुपए लोन मिलने की भी उम्मीद जताई है। डॉक्टर मनीष, पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फातिमा जिन्ना पार्क की नीलामी करने का सोचा और अब विश्व बैंक के सामने हाथ फैला दिया। देखिए, दरअसल ये फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान को कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी इस तरीके से वो कर्ज नहीं दे रही है, ना दे सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ एफएटीएफ के अंदर मामला फंसा हुआ है। साथ ही साथ जब भी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ कोई लोन इस तरह का, खास करके इतना बड़ा लोन देती है, तो वो चाहती है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो, और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उन कंट्रीज़ के इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फिर वो अपना अख्तियार भी खोजती है। सरकार को वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए ये मसला इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान को कोई, या वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो या कोई भी दूसरी एजेंसी, वो उसे इतना बड़ा लोन दे। तो ये खबर क्यों आई? ये खबर इसलिए आई कि पूरी दुनिया में, खास करके पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की सरकार विपक्ष की वजह से बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि बैकफुट पर चली गई है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, और हर बार यही कहा जा रहा है कि आपने तो ये कहा था कि आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस को आप सुधारेंगे, आपने तो पाकिस्तान को कंगाल बना दिया, आप कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करेंगे? तो इमरान खान अपने मीडिया में बैठे चट्टो बट्टों के जरिए इस तरह की खबरें उछालते रहते हैं कि हमें यहाँ से पैसा मिल रहा है, हमें वहाँ से पैसा मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब ये शुरू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो भैंसें थीं, जो पुरानी कारें थीं, उसको बेच करके पाकिस्तान की इकॉनमी सुधारने की बात कर रहे थे। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान के केजरीवाल हैं। ये वायदे बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और ग्राउंड पे इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़ीरो होता है। जी, मतलब कि इमरान खान अपने ही बिछाए जाल में इस तरह से फंसे हैं कि अब चाहे भी तो वो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।